नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 28 क्लास सीरीज चला रहे हैं, आज हम 28 में से क्लास नंबर 15 को देखेंगे। क्या अच्छा दिन है और क्या क्लास नंबर है, दोनों सेम सेम है। इससे पहले मैंने आपको 14 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चा इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है सीजीएल का वो नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए, ऐसा आसार है। पार्टिकुलर सीरीज की जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको जिस भाषा में सहूलियत होती है लेके पढ़ सकते हैं और जर्नी को लास्ट तक पहुंचा सकते हैं। हमारा कोई सा भी कंटेंट आपको इस मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पे मिलेगा और इस व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। हमारा पढ़ाने का जो स्टाइल है वर्तमान एग्जाम वेंडर के हिसाब से ऑल 100% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पढ़ाता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज काफी बूस्ट होती है। कहीं से भी पूछेगा, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। 2026 में अगर आपको एसएससी का एग्जाम पास करना है तो हमारी तरफ से बहुत ही लिमिट कंटेंट पढ़ के जाइए और पास होके आइए। ये 100% अटल सत्य वाली बात बोल रहा हूँ। 28 + 30 पढ़िए, साथ में एक मॉक टेस्ट लगाइए। जिसको विश्वास है वो जरूर करे और पास हो जाए, अन्यथा आप बहुत जगह से तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास से हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन ह्यूज फॉर्मेट में रखा है। एक सेकेंड लेके एक बात बता देता हूँ आज थोड़ा सा। अगर अब तक भी आप हमें नहीं पहचाने तो आपकी दृष्टि थोड़ी कमजोर जरूर है, क्योंकि एक बनी बनाई चैनल जब इतने डाउनफॉल की तरफ बढ़ गया है तो दूसरा आदमी पता नहीं क्या क्या हथकंडा अपनाता। कोई न्यूज पब्लिश करता, कोई ओलंपिक या फिर कोई गेम होता है उसका क्लिप वगैरह डालता, या कुछ और भी करता, चर्चा के विषय में बने रहता, लैमलाइट में रहने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए। लेकिन मैं इन सब चीजों में से किसी भी चीज को अपना नहीं रहा हूं, है ना। तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए हूं, है ना, और सिर्फ जेन्युइन कंटेंट पढ़ाने के लिए हूं जो तुम्हें काम आए, टाइम पास के लिए नहीं। वरना इससे मुझे कोई लालच नहीं, कोई जो है एक पैसे की फायदा नहीं है और ना मैं लेना चाहता हूं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा पिछले क्लास से रहेगा, जिनको जवाब देना होगा स्वेच्छा से दे दिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत जनसांख्यिकी परिवर्तन के किस चरण में है? मैंने वहां पे आपको 4 चरण बताया था और चारों चरण की अपनी अपनी विशेषता बताई थी कि भाई पहले चरण में हाई बर्थ रेट होता है और हाई मोर्टिलिटी रेट होता है। दूसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चौथे में क्या होता है बताया था। और उस हिसाब से आपको बताना है कि हमारा जो जनगणना था पिछला 2011, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस चरण में पहुंच गए हैं। सेकेंडरी रेनबो जो बनता है उसमें टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइम होते हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, बताइएगा। इसके अलावा श्री रोहित जैन को मई 2026 में किस पोस्ट के लिए जो है तैनात किया गया है? इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? बहुत ज्यादा आगे खसक गया है, चर्चा का केंद्र है, एग्जाम में आएगा। एमएफआई कंपनी कौन सा डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता है? इसके बारे में मैं थोड़ा सा ऑप्शन दे देता हूं। डिमांड डिपॉजिट, एफडी फिक्स डिपॉजिट, है ना, और भी 2 रख लीजिए, है ना। तो बताइएगा कौन सा। आइए शुरू करते हैं अब आज का क्लास पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, मार्केट स्ट्रक्चर्स और उत्पादन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो मोनोपोली होता है इसमें क्या होता है कि बाजार पर केवल कुछ ही बड़ी कंपनियों का नियंत्रण होता है। ऐसा है क्या वास्तव में? देखते हैं आगे, मुझे नहीं लग रहा ऐसा है। स्टेटमेंट बी है कि अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है इसका मतलब ये होता है कि एक विकल्प, है ना, एक विकल्प के लिए छोड़ी गई दूसरी विकल्प की सबसे अच्छी कीमत। जी, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, है ना। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत है, इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो दूसरा स्टेटमेंट राइट है, पहला जो है रॉन्ग है। आइए कैसे राइट रॉन्ग है समझते हैं। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसी एक विकल्प को चुनने के लिए छोड़े गए दूसरे सबसे अच्छे विकल्प की कीमत को अवसर लागत कहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की एक नोट पड़ी है, आप उससे या तो मान लीजिए कोई किताब खरीद सकते हैं, या टुडे एग्जाम का कंटेंट खरीद सकते हैं, या सर्कस देख सकते हैं। ठीक है ना, या सर्कस देख सकते हैं। अगर आप किताब या टुडे एग्जाम की कंटेंट की मैंने यहां बात करा वो आप सेलेक्ट करते हैं, तो जो सर्कस नहीं आपने देखा, जो आपने इंजॉयमेंट नहीं किया, जितना सेक्रीफाइस किया, उसकी जो कीमत है वही आपके अवसर लागत है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो छोड़ दिए ना वही अवसर लागत है। ठीक है,
कभी कभी अवसर लागत फायदे का काम हो जाता है आपके लिए, कभी कभी घाटे का हो जाता है, ठीक है। कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, इसके बारे में हमने क्लास नंबर 12 या 13 में अच्छे से समझा था। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो व्यापार स्टार्ट करने के लिए बेसिक नीड है उनके ऊपर जो खर्च आती है उन सब का एडिशन ही फैक्टर कॉस्ट है। ये मैं सूत्र के भाषा में बताया हूं। अन्यथा किसी चीज को तैयार करने में जो कॉस्ट आती है उसे ही फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में लगने वाले संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। अब भूमि पर भाई क्या लगेगा, भाड़ा लगेगा, श्रम पे क्या लगेगा, वेजेज लगेगा, पूंजी पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और इसके रिस्क के इसका लाभ भी रहेगा, है ना। तो भाई ये सबको जब ऐड करोगे तो उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, कारक लागत कहते हैं, है ना। मार्केट प्राइस से कारक लागत कैसे डिफरेंस होता है, तो मार्केट प्राइस में सरकार का टैक्स भी इंक्लूड रहता है, लेकिन कारक लागत में टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है। एकाधिकार क्या होता है, मोनोपोली, बाजार की वह स्थिति जहां किसी वस्तु या सेवा को बेचने वाला सिर्फ एक ही विक्रेता होता है और उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। और इसमें अगर आप एंट्री करना चाहें कि भाई मैं भी ऐसा एक दुकान खोल लूं तो ये बहुत नामुमकिन होगा आपके लिए, है ना। तो ऐसी स्थिति को हम मोनोपोली कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे जो है पूर्ण रूप से आप इंडिया में अपना रेल नहीं चला सकते, ठीक है, एंट्री नहीं ले सकते, इस पे सरकार का हक है और ये जो है मोनोपोली का अधिकार रखा है अपना, ठीक है भाई। हालांकि कई सारे कोचेज वगैरह प्राइवेट बन रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, पटरी सरकार का ही रहेगा, इंडियन रेलवे का ही रहेगा। इस चीज से जुड़ा हुआ हो तो बता रहा हूँ, है ना। इसके अलावा बताया ना जैसे बहुत सारे बन रहे हैं, तो बहुत सारे बोगी वगैरह कई सारे कंपनी का बन रहा है, कंटेनर वगैरह। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, यह भी बाजार का एक टर्म है। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, बाजार की वह स्थिति जहां बहुत सारे खरीदार होते हैं और विक्रेता भी बहुत होते हैं, यानी बहुत सारे खरीदने वाला, बहुत सारे बेचने वाला, सभी एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं, होमोजेनियस, और किसी का बाजार कीमत पर नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण कृषि बाजार, जैसे गेहूं या चावल की खेती, सभी किसान लगभग एक जैसा अनाज एक ही भाव पर बेचते हैं, उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, है ना, परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। यहां पे बेचने वाले भी ज्यादा है, खरीदने वाले भी ज्यादा है। अक्सर पूर्ण प्रतियोगिता वाली जो बाजार है वो क्रेता के हक में जाता है ना, क्रेता के हक में जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाव तुरंत नहीं बदलता है, क्योंकि कंपटीशन हाई है, सामान भी ज्यादा है और खरीदने वाला भी ज्यादा है, ठीक है भाई। तो ये क्रेता के हक में रहता है। नेक्स्ट है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, बाजार की वह स्थिति जहां किसी उद्योग या उत्पाद पर केवल कुछ ही बड़ी कंपनियों का अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। इसमें भी एंट्री काफी कॉस्टली होता है, इसमें जो एंट्री है ये काफी कॉस्टली होता है। तो ये तुरंत एंट्री करने वाले कंपनी आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आप इंडिया में ले लीजिए तो टेलीकॉम सेक्टर, जियो, एयरटेल, वीआई और क्या है, और कुछ है क्या, है ना, एक है आपका एयरसेल तो बंदी हो गया, बीएसएनएल है, ठीक है। तो ये कुछ एक कंपनी जिसका वर्चस्व है, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लीजिए, टाटा है, महिंद्रा है, या फिर ये गुनी चुनी है। इसमें एंट्री के लिए आपको बहुत पूंजी की जरूरत पड़ती है। एक होता है भैया डुओपोली, द्विध्याकार। यह अल्पाधिकार का ही एक रूप है जहां पूरे बाजार पर केवल दो ही बड़ी कंपनियों का नियंत्रण होता है। अल्पाधिकार में एक था, यहाँ पे दो है, डुओ है तो दो रहेगा। जैसे दुनिया भर में हवाई जहाज बनाने की जो अधिकांश जिम्मेवारी है दो कंपनी पे है, बोइंग और एयरबस पे, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। क्रेता एकाधिकार, मोनोस्पोनी, बाजार की वह स्थिति जहां वस्तु को बेचने वाले तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसे खरीदने वाला केवल एक ही खरीदार, सिंगल बायर होता है। उदाहरण लड़ाकू विमान या हथियार बनाने वाली कई निजी कंपनियां हो सकती है लेकिन उन्हें खरीदने वाली केवल देश की सरकार ही होती है, ठीक है। तो उसे अपन मोनोस्पोनी कहते हैं। ऐसे में क्रेता जो है कम रहता है, बेचने वाला ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा द्विपक्षीय का अधिकार, है ना, बायलेटरल मोनोपोली, बाजार की वह स्थिति जहां एक ही विक्रेता, सिंगल सेलर होता है और एक ही खरीदार, सिंगल बायर होता है। उदाहरण एक ऐसा क्षेत्र जहां केवल एक ही कोयला खदान, अकेला नियुक्ता एम्प्लॉयर है और वहां काम करने वाला मजदूरों का केवल एक ही ट्रेड यूनियन, अकेला विक्रेता है, तो मजदूरी तय करने के लिए बात करता है ना। तो ये द्विपक्षीय में क्या होगा भैया, एक ही विक्रेता, एक ही खरीदार, इतना याद रखना है ना। एकाधिरात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन,
बाजार की वह स्थिति जहां बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन उन सभी के उत्पाद एक जैसे होते हुए भी ब्रांडिंग, पैकिंग या स्वाद में थोड़े अलग अलग होते हैं। यहाँ कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला होता है, जैसे थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, ये सब समझ लीजिए। ये सब क्या है? एकाधिरात्मक प्रतियोगिता का हिस्सा है। जैसे यहाँ पे साबुन को ले सकते हैं आप, सबको मोटो क्या है? नहाना ही है। सबका काम क्या है? चेहरा को साफ ही करना है। लेकिन थोड़ा सा एसेंस अलग कर दिया, थोड़ा सा मटेरियल अलग कर दिया, थोड़ा सा कॉस्ट अलग कर दिया, तो इसमें बहुत वैरी देखने को मिलता है। एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में टर्म होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। हजारों टाइम पूछा गया है कि इससे आप क्या समझते हैं। तो भाई क्लोज्ड इकोनॉमी वह है जो न किसी से लेना है और न किसी को देना है। माने अपने देश के बाहर व्यापार पूर्णतः ठप होता है, उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। वह अर्थव्यवस्था जिसकी दुनिया के किसी अन्य देश के साथ कोई व्यापार, आयात निर्यात नहीं होता है, यह पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, व्यापारिक रूप में आज कोई भी देश पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया में काफी हद तक यह जो है चीजें लागू है। उत्तर कोरिया में तो आप अपने मन से बाल की डिजाइन भी नहीं बना सकते, कोई पिक्चर नहीं देख सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है वहां, है ना। इसके अलावा खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था जो दुनिया की अन्य देशों के साथ खुलकर व्यापार, आयात और निर्यात करती है और विदेशी निवेश को बढ़ावा देती है। उदाहरण, भारत एफडीआई को मंजूरी देती है, दुनिया के साथ व्यापार करती है। अमेरिका, सिंगापुर, दुनिया के अधिकांश आधुनिक देश जो है, जो भी विकसित देश है वो सब के सब, है ना, जो भी विकसित देश है सब के सब, क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल व्यापार नहीं करता है तो वो विकसित हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां से भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन डाल सकता है एग्जामिनर। हर चीज को लॉजिकली समझते चलिए। अब जो अर्थव्यवस्था के 3 मेन प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो बच्चा बोर हो रहा है वो चले जाओ भाई, है ना, क्या करोगे यहाँ रुक के, नहीं तो पास हो जाओगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था, अब देखिए अर्थव्यवस्था के जो 3 मेन अंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी, यह क्या होता है? वह आर्थिक प्रणाली जहां उत्पादन के सभी साधनों जैसे फैक्ट्री, जमीन, अस्पताल पर सरकार या पूरे समाज का नियंत्रण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है ना, मुनाफा कमाना नहीं। जैसे पूर्व सोवियत संघ, आज रसिया वगैरह में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे पहले आदमी का कल्याण देखा जाता है, लाभ बाद में खोजा जाता है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है ना। सरकारी हस्तक्षेप जो है इसमें अधिक होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे कम सरकारी हस्तक्षेप, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप सबसे कम होता है और सबसे अधिक हस्तक्षेप समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सरकारी हस्तक्षेप तो होता है लेकिन न तो ज्यादा न तो कम, जैसे इंडिया में, है ना भैया। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमने समझ लिया है, यहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा है क्योंकि सरकार का जो है हर चीज पे अधिकार लगभग रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? यहाँ व्यापार करने के लिए लगभग पूर्णतः ढिलाई दे दी जाती है, जिस कारण कंपनियों का जो हस्तक्षेप है वो ज्यादा रहता है, अधिकार ज्यादा हो जाता है, ऑनरशिप ज्यादा हो जाता है प्राइवेट चीजों का। सरकार का यहाँ पे हस्तक्षेप नगण्य हो जाता है और यहाँ बाजार की जो कीमत है वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है, इसके द्वारा तय होती है। डिमांड ज्यादा हो गया कीमत बढ़ा देगा, सप्लाई कम हो गया तो भी कीमत बढ़ा देगा और मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। जैसे उदाहरण, अमेरिका, ब्रिटेन, मान लीजिए 15 टॉफी बेच रहा है कोई कंपनी, बिकते बिकते अब 2 ही टॉफी बचा है। पहले 5 रुपए बेच रहा था, जब देखा कि अब 2 ही बिक गया है और खरीदने वाले अभी भी उसी फ्लो में आ रहा है, तो अब जो है टॉफी का दाम बढ़ा के 7 रुपया कर देगा, है ना। तो ये जो है डिमांड और सप्लाई पे इसकी रेट तय होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। एक है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हम इंडिया में देखते हैं, वह आर्थिक प्रणाली जिसमें समाजवादी यानी सरकारी नियंत्रण वाला चीज और पूंजीवादी मतलब निजी क्षेत्र वाला चीज, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण से मिलकर जो अर्थव्यवस्था बनती है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इंडिया में, इसको आप दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सरकारी और प्राइवेट का सह अस्तित्व से बने मिली जुली अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आप कई प्रकार से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताया कि भाई पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की जो मिली जुली स्वभाव है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, सिंपल सी बात है, जहां रिलायंस और टाटा जैसी निजी कंपनियां भी और इंडियन रेलवे, डाक जैसे सरकारी चीज भी है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2026 के छठे एशियाई गेम्स, एशियाई बीच गेम्स माफ कीजिए, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई बीच गेम है ना, पहला स्टेटमेंट है पुष्पा यादव कुश्ती महिला 60 किलोग्राम वर्ग में चीन की एशियाई चैंपियन सी मेंग्यू को 3-0 से हरा के स्वर्ण पदक जीती है। हाँ, पुष्पा यादव ने इस खेल में स्वर्ण पदक जीती है ना, तो ये सही है। दूसरा है भारतीय महिला बीच कबड्डी टीम है ना, अब तक सभी संस्करणों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देखिए भारत के जो महिला बीच कबड्डी टीम है, बीच मतलब भाई किसी जो है रेत पे या फिर वाटर बॉडीज के बगल में खेले जाने वाली कबड्डी टीम जो महिला का है, इंडिया का है। अब तक 6 बार यह गेम हुआ है, एशियन बीच गेम 6 टाइम हुआ है 2026 मिला के, और 6 बार गोल्ड जीता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसको ज्यादातर नहीं दिखाया जाएगा। दिखाया क्या जाएगा, अमुक खिलाड़ी ने 33 गेंद में शतक मार दिया, वो 100 साल तक दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यही है ना। तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। छठे एशियाई बीच गेम्स 2026 में भारत ने कुल 6 पदक प्राप्त किया है, जिनमें 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 कांस्य मेडल है। शानदार प्रदर्शन किया और पदक तालिका में 6 स्थान हासिल किया। याद रखने के लिए काफी इजी है। 6th एशियन बीच गेम था, इंडिया का पोजीशन छठा, इंडिया ने मेडल जीता छठा। क्या इत्तेफाक है भाई, 6 मेडल भी है। मेजबान चीन ने 55 पदकों के साथ है ना मेडल टेबल में पहले स्थान पे जो है अपना स्थान बनाया, चीन में हुआ था ये। इसके अलावा पुष्पा यादव, अब जो यहाँ पे 6 पदक हमें मिले हैं ना, तो उसका ब्यौरा बताना बहुत जरूरी है। याद रखिए, अगर किसी खेल में कम पदक मिलता है, यानी 1 से लेके 9-10 तक मिलता है, तो उसके पदक का मैक्सिमम जीतने वाले विनर का नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए 50 पदक मिलता है, तो जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को याद रखिए। तो यहाँ पे 6 ही मिला है, हम कोशिश करेंगे 6 में से कम 4-5 को याद रखें। पुष्पा यादव कुश्ती में महिला 60 किलोग्राम में गोल्ड जीती है। प्रिया मलिक ये भी कुश्ती में 70+ किलोग्राम में गोल्ड जीती है। कभी कभी ये जो कैटेगरी है उसमें भी कंफ्यूज आता बच्चा, तो पुष्पा यादव 60 किलो वाला में, प्रिया मलिक 70 किलो वाला में। महिला बीच कबड्डी टीम बता ही दिया, ये अजय है। जब से ये खेल चालू हुआ है हर खेल में भाग लिया और हर खेल में गोल्ड जीती है, यहाँ भी गोल्ड जीती है। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि भाई महिला बीच कबड्डी टीम एशियन बीच गेम में अब तक कितनी बार गोल्ड जीते हैं, तो 6 टाइम। इसके अलावा पुरुष बीच कबड्डी टीम फाइनल में ईरान से हार के यहाँ पे सिल्वर मेडल जो है प्राप्त करा है, और सिद्धार्थ कुश्ती के 70 वर्ग में जो है रजत पदक जीता है, और जसप्रीत कौर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये जो है आपका 6 पदक का ब्यौरा था। एशियाई बीच गेम के बारे में थोड़ा हिस्ट्री खंगालते हैं। इसकी शुरुआत 2008 में हुआ था, बाली इंडोनेशिया से स्टार्ट हुआ था, और अभी 2026 में इसके छठे संस्करण हुआ है। कई बार बीच में ब्रेक हुआ। इन खेलों की परिकल्पना और आयोजन करने की जो जिम्मेवारी है, रखरखाव की जो जिम्मेवारी है, वो एशियाई ओलंपिक परिषद OCA की है। ठीक है, आगामी 7वीं एशियाई बीच गेम्स 2028 में कराए जाएंगे, जो आपके फिलीपींस के सेबू सिटी में कराया जाएगा। ठीक है भाई, एशियाई ओलंपिक परिषद की जो स्थापना है ये 1982 को हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, ये कुवैत में स्थित है। इसे ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से हमारे इंडिया में जो अपना बहु प्रतियोगिता वाली खेल होती है, उनकी कराने की जो जिम्मेवारी है वो भारतीय ओलंपिक संघ की है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के है। इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। किसके द्वारा? सर दोराबजी टाटा के द्वारा। टाटा के बिना इंडिया अधूरा है, हर क्षेत्र में इनका योगदान आप देखेंगे। इसके अलावा विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जो अभी अभी समाप्त हुआ है, में भारत ने कुल 3 पदक प्राप्त किया है, 2 सिल्वर और 1 कांस्य। यह प्रतियोगिता यूजीन अमेरिका में आयोजित किया गया था। 3 भारतीय पदक का ब्यौरा हम नीचे दे रहे हैं। ये जो जितने भी बता रहा हूं याद रखना, हर एग्जाम का हिस्सा बनेगा। ठीक है भाई। आशीष यादव
भाला फेंक में इन्होंने, जेवलिन थ्रो में देखिए नीरज चोपड़ा को यहाँ पे नहीं मिला है पदक, और जो उनसे जूनियर खिलाड़ी हैं उन सबको मिला है। आशीष यादव भाला फेंक में इन्होंने 74.09 मीटर थ्रो के साथ जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है अंडर 20 वाले कैटेगरी में। अच्छा, अंडर 20 में तो नीरज चोपड़ा होगा ही नहीं, माफ कीजिए। इनके अलावा बसंत कुमार मेघवाल ऊंची कूद हाई जंप में, है ना, 2.1 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इस चैंपियनशिप में इतिहास में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में इससे पहले किसी भारतीयों के द्वारा पदक नहीं जीता गया था, तो बसंत कुमार मेघवाल का नाम याद रखिएगा। उसी प्रकार से शाहनवाज खान है, ये लंबी कूद में 7.84 मीटर, बाप रे, है ना, इतना मीटर छलांग लगाकर जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। और ये भारत के लिए अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, है ना, लंबी कूद प्रतियोगिता में कोई पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इस खेल को पहले विश्व जूनियर चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, यानी जो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना, इसको पहले विश्व जूनियर चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केंद्रीय कार्यपालिका में केंद्रीय राज्य मंत्री और उपमंत्री अभिन्न अंग होते हैं, बिल्कुल सही है ना। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट राज्य कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% से अधिक बच्चे को, भले वो ग्रेजुएशन पास कर लिया है, सीजीएल का कई बार एग्जाम भी दे चुका है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये केंद्रीय राज्य मंत्री उप मंत्री सिर्फ नाम सुना होगा, है ना, इसके बारे में शायद जानते नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इनको अगर जानते भी होंगे अपने मन से फिर बनाए होंगे तो राज्य मंत्री से ये सोच लिया होगा कि राज्य का कार्यभार देखता होगा। नहीं जी, समझिए गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, एक पढ़ने में और एक पढ़ लेते हैं उसमें। आइए, है ना, तो उपयुक्त दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर दिए गए क्वेश्चन को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, पहले भी बता चुका हूं टीसीएस के जमाने में, लेकिन वहां पे सिर्फ इतना से ही काम चल जाता था कि भाई 3 अंग और इनके क्या काम है, लेकिन आजकल तेल मसाला पापड़ सब चाहिए, है ना। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके अनुसार विधायिका का काम क्या होता है, विधि निर्माण करना, यानी कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, जो विधायिका ने कानून बनाया है ना, उसको अमल में लाना या लागू करवाना या उसके अनुसार कार्यान्वयन करना। ठीक है, न्यायपालिका जैसा नाम है वैसा ही है, ये विवाद वगैरह प्रशासन की जो है देखरेख करती है, यानी ये न्याय निर्णय से संबंधित काम करता है। तो तीनों का काम समझ में आया। सरकार का 3 काम अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो है कानून बनाएगा, कार्यपालिका जो है उस कानून को लागू करेगा, और उसमें जो कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका उसे सुलझाने का काम करेगा। राष्ट्रपति और 2 सदन, अपने इंडिया में राष्ट्रपति और 2 सदन म्हणजे लोकसभा और राज्यसभा, ये दो मतलब तीनों, है ना, ये जो है आपके क्या हो जाएगा, संघ की विधायिका कहलाता है, और यही तीनों मिलके जो है 100% कानून बनाते हैं इंडिया में। ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब लोकसभा राज्यों की परिषद कहलाता है ना, लोगों का सदन कहलाता है, क्योंकि लोकसभा की जो चुनाव होता है उसमें जनता व्यस्त मताधिकार के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से अपने कैंडिडेट को चुनता है, लेकिन जो राज्यसभा की चुनाव होती है इसमें राज्य के एमएलए चुनाव में भाग लेता है ना, तो इसीलिए इसे राज्य परिषद भी कह देते हैं, राज्यों की परिषद, और लोकसभा को जनता का सदन भी कह देते हैं। साथ ही साथ लोकसभा को निम्न सदन कह देते हैं और राज्यसभा को अपर सदन कह देते हैं। याद रखिए, राज्यसभा परमानेंट है, कभी भी जो है विघटित नहीं होता है। यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत प्रणाली से किया जाता है, इसीलिए इसे जनता का सदन या लोअर सदन कहा जाता है। वहीं राज्यसभा के चुनाव में राज्य के विधानसभा में जो एमएलए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भाग
सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे अपर सदन कहते हैं या राज्यों का परिषद भी कहते हैं राज्यसभा को। ठीक है भाई। अब यहाँ पे नोट करके एक चीज और लिखा है कि जो भी लोकसभा का चुनाव होगा या फिर राज्यसभा का चुनाव होगा, प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का चुनाव होगा, ये सभी चुनाव कराने का जो उत्तरदायित्व है ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ना। तो फिर राज्य में भी चुनाव आयोग होता है, राज्य चुनाव आयोग भी होता है गुरु, आपने सुना होगा राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग फिर किस काम का, जब भाई विधानसभा का चुनाव केंद्र का जो इलेक्शन कमीशन है वही कराता है, तो राज्य चुनाव आयोग जो है ये नगर निगम का चुनाव कराता है ना। इसके अलावा ये पंचायत का चुनाव कराता है ना, यानी स्थानीय चुनाव करवाता है। ठीक है। विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। काम क्या है, कानून निर्माण करवाना और कार्यपालिका की जवाबदेही तय करना। मतलब कानून बना दिया और कार्यपालिका को दे दिया, भैया मैंने इस नियम को बनाया है, तुमको इसको फॉलो करना है। ठीक है, और नहीं करोगे तो तुम जवाबदेह हो इसके लिए। इनके अलावा नोट करके यहाँ पे लिखा है कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्य के राज्यपाल संयुक्त रूप से राज्य विधायिका का निर्माण करते हैं। जैसे भाई केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। ठीक है, तो ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद ही होगा, उस केस में विधानसभा प्लस गवर्नर ही उस राज्य का विधायिका कहलाएगा। समझा। इसके अलावा कार्यपालिका, कार्यपालिका सरकार की कार्यकारी शाखा विधायी द्वारा पारित कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेवार है। जैसा कि मैंने अभी बताया, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छे अच्छे बच्चे की जो है ना नींद उड़ जाती है जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आती है, क्योंकि यहाँ तो अपने आप को बहुत होशियार, लेकिन वहां पूरी होशियारी निकल जाती है। तो अच्छे से समझ लो, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति साहब तो होते ही होते हैं, उपराष्ट्रपति साहब भी होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक प्रकार का राष्ट्रपति ही है। जब राष्ट्रपति किसी कारणवश जो है देश में नहीं है या बीमार वगैरह हैं या इनका पोस्ट वैकेंट है, तो उस समय ये राष्ट्रपति का रोल अदा करते हैं, इसीलिए इनको भी संघीय कार्यपालिका का हिस्सा माना गया है। फिर कैबिनेट के मेन आदमी जो या फिर मंत्रीगण के जो हेड होते हैं, प्रधानमंत्री, वो भी होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद जो भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सभी होते हैं। भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के अनुसार प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं और प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, है ना। तो ये भी जो है आपके संघीय कार्यपालिका में अहम योगदान देते हैं या अहम हिस्सा है। ठीक है। अब जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है, केंद्रीय मंत्री परिषद, इसको मैं चाहता तो अलग अलग भी लिख सकता था, लेकिन मैं इसको नीचे लिखा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्रीगण होते हैं। एक तो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, जिसको आप भैया कोयला मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, इसको आप डायरेक्ट समझते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री होता है और एक उप मंत्री होता है। ये राज्य मंत्री नाम से ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी राज्य के लिए है, जी नहीं, ये जो है जो मेन मंत्री है किसी पोर्टफोलियो का, तो उनको ये मदद करने के लिए होता है राज्य मंत्री। ठीक है, ये मदद करते हैं मेन मंत्री को, यानी कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनको मदद करने के लिए, न कि इसका काम किसी राज्य के लिए काम करना है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सभी पार्टिकुलर राज्य में भी सभी पार्टिकुलर राज्य के जो मंत्री परिषद होता है वहां भी राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है भाई। तो उसका भी मेन काम वही होता है कि जो फिक्स होते हैं किसी पोर्टफोलियो के लिए, उनको मदद करना। जहां पे उनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया भाई कि तुम वित्त मंत्रालय के अधीन राज्य मंत्री हो, तो वित्त मंत्री को मदद करेगा, उस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है भाई, ध्यान रख। इसके तो यहां मैंने बता दिया। तो अब अगर उसको तोड़ के अगर आपसे पूछे कि भाई संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो आप एकदम हंसते कह सकते हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, इसके अलावा उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इतने सारे लोग जो हैं संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है। चलिए आगे, राज्य कार्यपालिका के सदस्य ठीक उसी प्रकार से, अब जो राज्य में समकक्ष है केंद्र वाले का, तो वही सब होंगे। जैसे प्रेसिडेंट के समकक्ष गवर्नर होते हैं। चूंकि राज्य में जो है
वाइस प्रेसिडेंट के जैसा कोई पद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उप गवर्नर आप नहीं देख रहे हैं। मुख्यमंत्री होता है प्रधानमंत्री के समकक्ष। राज्य मंत्री परिषद वही सेम बात, जो केंद्र में मंत्री परिषद था वैसे ही राज्य के मंत्री परिषद इनके हिस्सा होंगे। और मंत्रियों में तीनों प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री। राज्य के महाधिवक्ता जो अटॉर्नी जनरल के समकक्ष होते हैं राज्यों में, तो ये सभी जो है राज्य कार्यपालिका का जो है हिस्सा होगा। ठीक है भाई। अब आते हैं संघीय कार्यपालिका। केंद्र के संवैधानिक औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। देखिए जो राज्य में संघ में जो कार्यपालिका होता है या फिर केंद्र में जो कार्यपालिका होते हैं, वो नाम मात्र का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? इंडिया के केस में प्रधानमंत्री। ठीक है। इसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका का नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। इन्हीं के नाम से सारे राज्य के काम संपादन होते हैं। लेकिन जो मेन प्रधान होते हैं राज्य के अंदर, वो मुख्यमंत्री होते हैं, वास्तविक प्रधान। यानी भाई वो होते हैं ना कि नाम किसी और का काम किसी और का, तो ऐसे ही प्रधान संवैधानिक या औपचारिक रूप से प्रेसिडेंट ही है सबसे बड़े, है ना, कार्यपालिका में। लेकिन जो वो पावर का उपभोग करता है, यूटिलाइज करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए इंडिया में प्रधानमंत्री का पोस्ट के लिए लोग भागते हैं, न कि प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। लेकिन आप अमेरिका चले जाओगे तो वहां पे प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए भागते हैं लोग। ठीक है। न्यायपालिका में सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका में सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। और व्यक्तिगत पद के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई न्यायपालिका में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कुछ भी नहीं है कानून के अंदर इंडिया में। ठीक है। और व्यक्तिगत से रूप से बात करेंगे तो जो सीजेआई होता है, इससे बड़ा कानून वाला जो न्यायपालिका का व्यक्तिगत आदमी है वो कोई नहीं है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है, वो ध्यान रखिएगा, वो सरकार का है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी भारत का। इनके अलावा यहाँ पे नोट करके लिखा है कि भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी प्रणाली जो है चलता है। यानी सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई कानून बनाया तो बिना बताए जितने भी न्यायिक अंग है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सत्र न्यायालय हो, सभी जगह एप्लीकेबल हो जाता है, ऐसा प्रावधान है। ठीक है भाई। ये नहीं कि भाई बिहार में पेन चोरी के लिए 2 दिन की सजा और उत्तर प्रदेश में 20 दिन की सजा, है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक जैसे मतलब क्या बोलते हैं, क्राइम के लिए लगभग एक जैसे पनिश दिया जाता है। इनके अलावा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। वे भारत के 53वें क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। इससे पहले गवई साहब थे, उन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो 51वें, 52वें, 53वें, इस प्रकार से आपको क्रमांक के अनुसार याद रखनी होती है, क्योंकि ये बहुत दिन तक नहीं रहते हैं ये लोग पोस्ट पे, है ना, रिटायर हो जाते हैं, है ना, वो लास्ट एज में ही बनते हैं। सबसे सीनियर जो रहते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या 38 हो गया। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संशोधन अधिनियम के तहत 34 से बढ़ के जो है अब 38 हो गया। पहले क्या होता था 2019 से पहले तो इससे भी कम था। 2019 में एक संशोधन आया तो 34 हो गया, 33 + 1, यानी एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य जस्टिस। अब जो नया नियम संशोधित हुआ है इसमें क्या है 37 + 1, 37 हो जाएगा आपका अन्य जस्टिस और एक हो जाएंगे चीफ जस्टिस। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में कवर किया गया और इसे भाग 4 में रखा गया है। तो इसी में एक आर्टिकल गिरेगा 50 जो बताता है कि भाई, है ना, जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक रूप से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFH-6 की आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वेक्षण भारत में स्वास्थ्य कितना हो गया गुनी, कितना हो गया, बनाओ फटाफट। यस नहीं, अभी टाइम लगेगा। यह सर्वेक्षण भारत में स्वास्थ्य, पोषण, जन्म क्षमता और पारिवारिक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सर्वेक्षण के देश के 715 जिलों के अंतर्गत लगभग 6.79 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। देखिए जब भी कोई रिपोर्ट आता है, इंडिया के कोई इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है
तो उसमें जो शामिल किए गए घटक है ना, अगर वो कोई आंकड़ा है तो उसे जरूर याद रखिए, ऐसा मेरा अनुमान कहता है, एक्सपीरियंस कहता है, हर बार क्वेश्चन आता है ना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की शुरुआत 1992-93 में हुई थी, है ना, और जो पिछला आया था वो 2019-21 के डाटा के अनुसार 23 में आया था, और अभी जो लेटेस्ट आया है ये 2023-24 के डाटा के अनुसार NFHS6 के नाम से अभी अभी रिलीज हुआ है 2026 के अंदर, है ना। मैं पहले बता रहा हूँ डाटा इसमें 23-24 का ही है, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट 26 में रिलीज हुआ है। यह सर्वेक्षण भारत में स्वास्थ्य, पोषण, जन्म क्षमता और पारिवारिक कल्याण से संबंधित आंकड़े प्रदान करता है। इसमें जो टीकाकरण वगैरह है ना उसको भी शामिल किया जाता है ना। जो चाइल्ड का बर्थ होता है उसमें कितनी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी रही, कहाँ पे बर्थ होता है, गांव में, अस्पताल में, तो ये सभी चीज को इसमें जो है मेंशन किया गया रहता है, उसके अनुसार ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो मोटे मोटे में स्वास्थ्य, पोषण, जन्म क्षमता और पारिवारिक कल्याण, ठीक है। इसके अलावा यह स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के अंदर एक नोडल एजेंसी के रूप में डिप्यूट किया गया है, जिनका नाम है, जो मुंबई में इसकी है मतलब स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS, इनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। मतलब मेन मंत्रालय तो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय है, लेकिन इन्होंने एक एजेंसी को हायर किया जिसे नोडल एजेंसी कहेंगे यहाँ पे, उनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे है, मुंबई में। तो इनके द्वारा यह डाटा का जो रिपोर्ट है रिलीज करा गया है। ये वित्तीय वर्ष 23-24 पे स्थित है। मैं अभी जितनी भी बात कर रहा हूँ ये NFH6 से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। इस सर्वेक्षण में देश के 715 महत्वाकांक्षी जिलों, कुछ स्टेट को छोड़ के, जैसे मणिपुर वगैरह की कई सारे चीजों को नहीं शामिल किया गया, अंतर्गत लगभग 6.79 लाख परिवार को शामिल किया गया और उसके अनुसार यह रिपोर्ट जारी किया गया। भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत जैसा कि NFHS5 में बताया गया था 2019-21 के डाटा के अनुसार 23 में सेम रखा गया है। अभी भी इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2.0 पे बनी हुई है। स्थगित प्रसव जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, अस्पतालों में डिलीवरी का आंकड़ा 86.6 से बढ़ के, यानी पिछले रिपोर्ट में, ये 5 वाले रिपोर्ट में जो है इतना था, अब छठा में 90.6% हो गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है 2% की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संस्थागत प्रसव में NFHS5 के तुलना में NFHS6 में क्या बदलाव हुआ, तो 2% की बढ़ोतरी हुई। इस लाइन से पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि जो बच्चे का बर्थ है, पहले क्या गांव में घर में ही जन्म हो जाता था अधिकांश बच्चे का, हम लोग खुद घर के ही हैं, है ना। अभी क्या है कि अस्पताल में होता है। तो अभी जो है इस आंकड़े के अनुसार उन्होंने बताया है कि 90.6% जो प्रसव होते हैं वो किसी न किसी अस्पताल में होता है ना। पूर्ण टीकाकरण, है ना, 12 से 23 महीने के बच्चों का टीकाकरण, ये भी रेशियो बढ़ा है, 87.1% हो गया है जो फुल इम्यूनाइज्ड बच्चे हैं। इनके अलावा अपना स्वयं का बैंक खाता संचालित करने वाली महिलाओं की संख्या में जो है बढ़ोतरी हुई है, 89% हो गई है। ये सभी रिपोर्ट की बात है। इसके अलावा वर्तमान समय तक प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखिए यहां से जैसे ही मैंने ये पे बताया कि भाई ये जो आपका रिपोर्ट है NFHS6, इसमें एक बात और मेंशन करा है कि स्वयं के द्वारा संचालित करने वाली बैंक खाता जो महिला करती है वो 89% है। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रधानमंत्री जनधन योजना से आपके एग्जाम में आता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में कितने प्रतिशत खाता जो है महिलाओं के हैं। तो यहाँ पे मोर देन 56% खाता जो है महिला के नाम से है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये आपके, है ना, जो अभी गवर्नमेंट है मोदी सरकार, इनकी शुरुआती दिनों की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। 2014 में जो है ये स्टार्ट करा गया था, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अब मैं ये योजना को क्यों पढ़ा रहा हूं कि जो अभी आपने रिपोर्ट देखा, ये रिपोर्ट भी तैयार करते हैं इसी सब योजना का हवाला देते हुए कि भाई मैंने इस योजना में इतना टीकाकरण करवाया, इसमें हमने इतने माताओं को, है ना, जो उनकी जरूरत की चीज होती है आफ्टर प्रसव उनको प्रोवाइड कराया। तो ये सब बात का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो इसीलिए यह जो स्कीम है आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट स्कीम है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन शक्ति की एक उप योजना है, समर्थ के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना है, जो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस योजना की आधिकारिक शुरुआत 2017 में हुआ था। इसके तहत पहले बच्चे के जन्म के बाद जो है 5,000 की राशि दी जाती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहें
तो फर्स्ट चाइल्ड जो होगा तो उसके बाद आपको 5,000 की राशि दी जाएगी, ताकि चाइल्ड और माता की जो मतलब ट्रीटमेंट वगैरह में पैसे लगेंगे या फिर पोषक तत्व के लिए पैसे वगैरह की जो जरूरत होगी उसमें फायदा हो सके, हेल्प हो सके। और अगर दूसरा बच्चा उसी माता को होता है और दूसरा बच्चा अगर लड़की हो जाता है तो फिर 6,000 रुपए की राशि और दी जाती है। यानी अगर कोई बेनिफिशियरी टोटल इस योजना का लाभ लिया होगा तो उन्हें 11,000 रुपए की राशि दी जाती है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मान लीजिए किसी आदमी को पहला बच्चा बॉयज हुआ और दूसरा गर्ल हुआ, है ना, तो भी मिलेगा। पहला किस्त तो मिलवे करेगा अगर आप इसको ले रहे हो, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो, है ना। लेकिन मान लीजिए किसी आदमी को पहला बच्चा बॉय हुआ और दूसरा बच्चा भी बॉय हुआ, तो पहले 5,000 मिला और जो 6,000 मिलना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंड चाइल्ड गर्ल होना चाहिए, तभी आप सेकेंड जो लॉट है पैसे का 6,000 रुपया वो आपको मिलेगा। नोट यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2010 में शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का ही मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड नाम है, ठीक है भाई, और विस्तारित रूप है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम से जब ये योजना 2010 में कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाया गया था तो ये कुछ ही रीजन में चलता था, कुछ ही रीजन में चलता था। लेकिन जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये पूरे देश पे लागू है। विभिन्न ऐतिहासिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कोंगू नाडु विद्रोह में टीपू सुल्तान की मृत्यु, कोंगू नाडु विद्रोह, यहाँ पे मैं काट दीजिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद हुआ था। ये सही है भाई। टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 और ये हुआ है आपको 1800 के बाद, तो सही है कोंगू नाडु विद्रोह, है ना। दूसरा स्टेटमेंट है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह है। जी ये भी सही है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा भाई, ये जो है दोनों के दोनों सही हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। आइए समझते हैं कुछ अन्य विद्रोहों के बारे में जो आपके एग्जाम में, है ना, काम आएगा। पहाड़िया विद्रोह, वर्तमान झारखंड के राजमहल पहाड़ी, कई बार ये पूछा जाता है राजमहल पहाड़ी कहाँ है, तो आप कहेंगे झारखंड। एक आपसे और पूछता हूं इसी प्रकार से, बैलाडीला कहाँ है, बैलाडीला, ठीक है, बताना, जिनको जो यहां तक आए हो वही बता पाओगे है ना। 1772-82 में पहाड़िया विद्रोह हुआ था राजमहल यानी झारखंड में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे विद्रोह होते हैं, ये शुरुआती विद्रोह में से एक था कोंगू नाडी विद्रोह। ये 1800-1805 तक टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद कोयम्बटूर और कोंगू क्षेत्र जो तमिलनाडु में पड़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक नियंत्रण को रोकने के लिए वीर योद्धा धीरन चिन्नामलाई के नेतृत्व में लड़ा गया था। एक प्रसिद्ध गुरुल्ला युद्ध था, ठीक है। अगर इसके नेता पूछते हैं तो धीरन चिन्नामलाई होगा। कोंगू नाडु विद्रोह का कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। कब होता है? 1800-1805 के बीच, आफ्टर डेथ ऑफ डिमाइस ऑफ टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान एक अच्छे शासक और एक अच्छे मानव में गिनती हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि अच्छा अच्छा काम किया इन्होंने। इनके अलावा टीपू सुल्तान की मृत्यु फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम क्या था? हैदर अली। इनके अलावा कित्तूर विद्रोह कर्नाटक, रानी चेन्नम्मा और उनके सेनापति संगोल्ली रायन्ना द्वारा अंग्रेजों की हड़प नीति जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उनको खिलाफ 1824 में करा गया था। राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेज ने सबसे पहले किसे हड़पा था? आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं एक बार, सतारा, नागपुर, झांसी, औरंगाबाद, है ना। राज्य हड़प नीति के तहत इन चारों में से किस स्टेट या फिर जगह को ब्रिटिश में सबसे पहले मिलाया गया था? पैका विद्रोह, ओडिशा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी कर नियमों के खिलाफ बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में एक जन विद्रोह था। रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों के शोषक वन कानून खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा लड़ा गया प्रमुख गुरिल्ला युद्ध था। रंपा विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ये वन को बचाने के लिए अल्लूरी सीताराम राजू, है ना, के प्रयास से लड़ा गया था रंपा विद्रोह। इनके अलावा भारत में आधुनिक गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध का जनक जो है मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत की फर्स्ट लड़ाई जो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था वहां पे करा था। अब देखिए ये बाबर का यहाँ पे कोई जरूरत है, लेकिन क्यों बताया? क्योंकि मैं यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध बता रहा हूँ। इसी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था?
तो पानीपत का युद्ध, इसे बोलते हैं क्या, बहुत दिन टाइम देने के बाद आपको भी इस प्रकार की एक्सपीरियंस हो जाती है कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आती है और कौन से क्वेश्चन एक जैसे जो है सौंड देता है, चाहे भले एक टॉपिक का ना हो, है ना, तो उसे हम उसी जगह पे निपटाते हैं। ऐसे ही पढ़ाते आए हूँ, पढ़ लो अच्छे से, काम आ जाए। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत और स्थानीय जिम्मेदारों के क्रूर अत्याचारों व शोषण के खिलाफ बीरम कुन्नाथु, कुजा अहमद हाजी, अली मुस्लियार का नाम आप ज्यादा देखोगे क्योंकि इसमें एक से अधिक लोगों के प्रयास से मोपला विद्रोह हुआ था, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। मोपला मुस्लिम किसानों का एक विद्रोह था, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संथाल विद्रोह झारखंड, बिहार, झारखंड और बिहार उस समय तो सेम ही था, अभी झारखंड अलग है ना, में ब्रिटिश सत्ता जमींदारों और साहूकारों के भयंकर शोषण के खिलाफ सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई थे, इनके खिलाफ जो है एक हिंसक आदिवासी जन विद्रोह था, संथाल हुल था। इसी जन विद्रोह के बाद जो है 1857 की महान क्रांति होती है, ठीक है भाई। इनके अलावा कोल विद्रोह 31-32-1800, छोटा नागपुर झारखंड, है ना, यहाँ पे हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। इसमें बुद्धू भगत, जोआ भगत, मदरा महतो, ये सब जो है नेतृत्व किए थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए जितने भी तो नहीं लेकिन बहुत सारे विद्रोह जो है उस समय बिहार झारखंड से हो रहा था, तो उस समय तो आप बिहार ही कहेंगे, है ना। इनके अलावा अहोम विद्रोह, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा असम को अपने नियंत्रण में लेने और वादा खिलाफी करने के खिलाफ गोमधर कुंवर के द्वारा अहोम विद्रोह चला गया था। सन्यासी और फकीर विद्रोह, बंगाल में अंग्रेजों की अत्यधिक टैक्स नीति, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध और भीषण अकाल के खिलाफ केन्या सरकार दिलजी नारायण, मजनू शाह और भवानी पाठक के नेतृत्व में लड़ा गया साधु संत और किसानों का एक बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ इसी के पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया है, जो बाद में इसी आनंद मठ से जो है हमारा वंदे मातरम लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। खोमजंग का युद्ध, मणिपुर में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की भारी घेराबंदी के खिलाफ मेजर पावना ब्रजवासी और वीर टिकेंद्रजीत सिंह के द्वारा जो है ना, मणिपुरी सैनिकों के द्वारा लड़ा गया एंग्लो मणिपुरी युद्ध का आखिरी और सबसे भीषण चरण था आपका खोमजोंग का युद्ध। 23 अप्रैल को मणिपुर में खोमजोंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुका विद्रोह, ये पंजाब में हुआ था, है ना, धार्मिक सुधार लाने और भी कई सारे कारण, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ। इसमें जो नेता थे बाबा बालक सिंह थे, भगत जवाहर मल था और बाबा राम सिंह था। देखिए ये तीनों में से कोई एक भी नाम हो सकता है, ये तीनों नाम हो सकता है। क्या है कि भगत जवाहर मल नींव रखे थे, ठीक है, फिर बालक सिंह, फिर राम सिंह, ऐसे आपको जो है देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया पेन को भाई। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दक्कन क्षेत्र में रामोसी जनजाति ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये सभी जो है आपको विद्रोह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉलीबॉल में नेट को सहारा देने वाले जो पोस्ट होते हैं, खंभा होते हैं, उनकी कुल ऊंचाई जो है 2.55 मीटर होती है, बिल्कुल सही है। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही हो जा रहा है। शासी निकाय कौन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वॉलीबॉल का? तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ FIVB, है ना, ये शासी निकाय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। स्थापना 1947 में हुआ था, मुख्यालय लुसाने में है। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस से बहुत सारे चीज टकरा रहे हैं भाई, 15वीं क्लास, 15 अगस्त 1947 सब, है ना। तो इसके अलावा भारतीय वॉलीबॉल संघ जो भारत के लिए काम करता है, 1951 में स्थापना हुआ था। वॉलीबॉल का आविष्कार जो है 1895 में। पिछले वीडियो में हमने जूडो को जो है एक्सप्लेन किया था, आज मैं यहाँ पे वॉलीबॉल के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक खेल जो है ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आवेगी। वॉलीबॉल का जो आविष्कार है 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया था। हॉलिवुड के मैनचेस्टर में एक शारीरिक शिक्षा निदेशक के तौर पे काम करते थे। इसे मूल रूप से मिंटोनेट शुरुआत में कहा गया था, बाद में इसे वॉलीबॉल कहा गया, और उसे उन व्यवसायियों के लिए एक आंतरिक खेल के रूप में तैयार किया गया था जिन्हें बास्केटबॉल बहुत जोरदार लगता था। यानी बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के तौर पर मिंटोनेट का इजाद किया गया था, किसके द्वारा? मॉर्गन के द्वारा, जो आगे चल के क्या बना? वॉलीबॉल बना, ठीक है। इस खेल को पहली बार 1964 के टोक्यो ओलंपिक के दौरान ओलंपिक खेल कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया।
इसके अलावा बुनियादी नियम और क्षेत्र के आयाम, इस मानक वॉलीबॉल क्षेत्र की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होता है। जो वॉलीबॉल खेलने का ये है आपका 18 मीटर और 9 मीटर, और ये भी 9-9 मीटर में बटे होते हैं, ये 9 मीटर ये 9 मीटर, तो 18 मीटर लंबा हो गया और ये 9 मीटर और ये भी 9 मीटर, तो ये चौड़ा हो गया। ठीक है, इसे एक जाल द्वारा 2 9 मीटर हिस्से में विभाजित किया, यहाँ पे एक जाल लगा होता है, ऐसा एक नेट लगा होता है और नेट की चौड़ाई होती है 1 मीटर। ठीक है भाई, ये जो नेट की चौड़ाई होगा 1 मीटर होगा, और नेट को सपोर्ट करने वाली जो खंभा है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट 1 में लिखा था 2.55 था ना जी, 2 पॉइंट कितना था 2.55 मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये वॉलीबॉल का स्ट्रक्चर है। सीमा रेखा की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर होता है। जो सीमा रेखा की चौड़ाई होता है ये इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी आपको कहीं मिलता नहीं है। 5 सेंटीमीटर होता है। मध्य रेखा के समानांतर दोनों तरफ 3 मीटर की दूरी पर आक्रमण रेखा अटैक पॉइंट होता है, अटैक लाइन कहिए, जो 3 मीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मैदान के चारों ओर कम से कम, जो नहीं आ रहा है मैं बाद में बता दूंगा, अभी जितना आता है उतना बना लो बेटा। ठीक है, तो खेलो चुपचाप। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मैदान के चारों ओर कम से कम 5 मीटर का मुक्त क्षेत्र फ्री जोन होना चाहिए, और मैदान के ऊपर कम से कम 12.5 मीटर तक कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वॉलीबॉल का आपने नीचे सेटअप लगाया है ऊपर छत डाल दिया, भाई 12.5 मीटर तक कुछ भी नहीं होनी चाहिए, और जो है चारों ओर 5 मीटर फ्री जोन का क्षेत्र होना चाहिए। मैदान को बीचे बीच 9.50 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जाल लगाया जाता है, जिसमें 10x10 है ना वर्ग सेंटीमीटर के वर्गाकार छेद होते हैं, है ना। नेट को दोनों किनारे पर मजबूत खंभों से बांधा जाता है, और जो खंभा की लंबाई होता है वो 2.55 मीटर होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। नेट में ऊंचाई पूछा जाता है तो पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है। पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर या फिर 7 फुट होता है। ये गलत है, फुट गलत लिखा है, दोनों 7 फुट ही होगा जी, है ना। 43 और 24 में कोई फर्क है कि नहीं। पुरुष के लिए 2.43 मीटर याद रखिए, और महिला के लिए 2.24 मीटर याद रखिए, जो नेट की ऊंचाई होती है वॉलीबॉल खेल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा नेट को सहारा देने के लिए जो पोस्ट होता है, खंबा होता है, उसकी ऊंचाई 2.55 मीटर होता है, अभी बताया। प्रत्येक दल में 6 खिलाड़ी होते हैं, है ना। इसके अलावा वॉलीबॉल को गेंद की गोलाकार होती है, जिसकी परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। वजन 260 से 280 ग्राम तक मान्य है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वॉलीबॉल की खेल के लिए 3 कलर को जो है अभी मान्यता प्राप्त है। नीला कलर का गेंद हो सकता है, पीला कलर का या सफेद कलर का गेंद हो सकता है। अब उसमें एक टर्म आता है लिब्रो। लिब्रो क्या होता है? अब वॉलीबॉल के खेल में देखेंगे कि 5 खिलाड़ी अलग प्रकार का ड्रेस पहना है, एक खिलाड़ी अलग प्रकार का जो है ड्रेस अलग रंग का ड्रेस पहना है, तो उसे लिब्रो कहते हैं। आधुनिक वॉलीबॉल में लिब्रो एक विशेषज्ञ रक्षात्मक खिलाड़ी होता है, जिसकी जर्सी अन्य खिलाड़ी से अलग होता है, जो पिछली पंक्ति में खेलता है और सर्विस नहीं कर सकता। इनके साथ रिस्ट्रिक्शन है, लिब्रो को बिना औपचारिक परिवर्तन के बार बार पिछली पंक्ति में किसी भी खिलाड़ी के स्थान पर लाया जा सकता है। लिब्रो चाहे तो भाई 1 नंबर के खिलाड़ी के स्थान पे आ सकता है, 2 नंबर के, 3 नंबर पे, पिछली पंक्ति में हमेशा, और सर्विस नहीं करेगा, और इसका ड्रेस भी अलग रहता है। एक प्रकार का विशेषज्ञ होता है, एक प्रकार का मजा हुआ खिलाड़ी होता है लिब्रो। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जीत हार की फैसला होती है, इसमें जनरली 5 सेट मैच होती है आपका वॉलीबॉल में। 3 सेट जीतने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर 3 सेट 2-2 में पहले 4 सेट हो गया है और 4 सेट 25 अंक तक खेले जाते हैं, अगर भाई 3 तक में 1-2 जीता है, 1-1 जीता है, फिर जो 1 जीता था वो चौथा भी जीत गया, तो भाई 25 अंक तक खेल खेला जाता है ना। इसके अलावा विजेता बनने के लिए कम से कम 2 अंक का अंतर होना चाहिए, है ना। तब 4 सेट जब 2-2 की बराबरी हो जाती है तो 5वां सेट भी खेला जाएगा, जो निर्णायक साबित होगा। तो 5वां निर्णायक सेट को मात्र 15 अंक तक खेला जाता है। मान लीजिए 5वां सेट हो रहा था, टीम ए और टीम बी दोनों को 14-14 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसको 15 मिल गया, तो ऐसा नहीं कि ये जीत जाएगा, क्योंकि 1 का ही डिफरेंस है, ऑलवेज 2 का डिफरेंस रहेगा तब जीतेगा, है ना। मान लीजिए ए को मिला है 13 और बी को मिल गया 15, तो बी जीत गया, है ना। ए को मिला है 14 और बी को जो है 15 पॉइंट हो गया, और 16वां पॉइंट भी इसी को मिला, यानी 2 पॉइंट का कम से कम बढ़त होना चाहिए जीतने के लिए। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। इसके अलावा
वॉलीबॉल में रैली पॉइंट सिस्टम के अनुसार स्कोरिंग होता है। अब रैली क्या होता है भाई, दौड़ में भी रैली का इस्तेमाल किया जाता है, वॉलीबॉल में भी रैली पॉइंट सिस्टम चलता है, और रेलवे में रिले होता है। रिले मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है ना। तो यहाँ पे जो रैली पॉइंट होता है, रैली पॉइंट सिस्टम होता है। वॉलीबॉल का बेसिक मोटो क्या होता है कि भाई बॉल को एक बार उछाला ना तो प्रतिद्वंदी के घर में गिराना है, और जो दूसरा पक्ष होता है वो बॉल को गिरने नहीं देना चाहता है। इसका मतलब एक बार बॉल को उछालने से लेकर जमीन पर गिरने तक की जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं, रैली कहते हैं। समझ में आया? तो इसे हम रैली कहते हैं, और इसी के अनुसार जो है पॉइंटिंग होता है। वॉलीबॉल में रैली का अर्थ सर्व किए जाने से लेकर गेंद को डेड होने तक बीच के खेल काल होता है। यह तब तक चलती है जब तक गेंद कोर्ट के अंदर या बाहर गिर ना जाए। इसीलिए मैं छोटे से नियम में बताया, गेंद को उछालने और गिरने के बीच की जो समय होती है उसे रैली पीरियड कहा जाता है। प्रत्येक रैली जीतने वाले टीम को 1 पॉइंट मिलता है, चाहे सर्विस किसी भी टीम ने किया हो। सर्विस का अधिकार जो टीम रैली जीतती है उसे मिल जाती है अगली सर्विस करने का अधिकार। इसके अलावा टाइम आउट, प्रत्येक टीम को हर सेट में 2 टाइम आउट प्रत्येक 30 सेकेंड का मिलते हैं। FIVB की विश्व और ओलंपिक प्रतियोगिता में पहले 4 सेट में 8 और 16 अंक पर तकनीकी टाइम आउट भी होते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। वॉलीबॉल में मुख्य रूप से पीला कार्ड चेतावनी के लिए और लाल डेंजर ऑलवेज तो वो पेनाल्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परिणाम स्वरूप विपक्षी टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है और सर्विस का अधिकार प्राप्त होता है। भाई पेनाल्टी मतलब अपोजिट टीम को अंक मिल जाना, है ना। अब पेनाल्टी में भी यही दोनों कार्ड के सहारे 4 प्रकार की पेनाल्टी दिया जाता है। वॉलीबॉल में खाली पीला कार्ड आपको रेफरी ने दिखाया है तो आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा है, सुधर जाओ। रेड कार्ड दिखाया है, खाली रेड कार्ड, तो आपको एक माइनर पेनल्टी, छोटा पेनल्टी माना जाएगा। येलो और रेड कार्ड एक साथ दिखाया है तो ये थोड़ा मेजर हो जाएगा, है ना। एक साथ और एक ही हाथ से दिखाया है तो आपको खेल से निष्कासित कर दिया जाएगा, और दोनों अलग अलग हाथ से दिखाया है तो जो बचे हुए खेल है राउंड का उसमें भी आप नहीं खेल सकते हैं, आपको सीधे भगा दिया जाएगा मैदान। ठीक है, तो इतने सारे बैरी है इसी दोनों कार्ड के साथ। बीच वॉलीबॉल भी एक होता है जो किसी रेत के किनारे खेला जाता है, तो 2 खिलाड़ियों के बीच में होती है, लेकिन इसकी जो मैदान का डायामीटर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 8 गुने 16 हो जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। वहां पे कितना था, 18x9 था, यहाँ पे थोड़ा कम है, कितना है, 16x8 है। तो यहाँ से एग्जामिनर आने वाले समय में क्वेश्चन बना सकता है निम्नलिखित में से इस 2 खेलों में मैदान के बीच का डायामीटर का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 2.1 है। तो वॉलीबॉल और बीच बॉल भाई 18/9 2:1, 16/8 2:1, समझ में। इनके अलावा सीटिंग वॉलीबॉल भी एक होता है विकलांग लोगों के लिए, पैरा ओलंपिक खेल इत्यादि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 को रक्षा मंत्रालय में सचिव रक्षा वित्त के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? श्री विश्वजीत सहाय जी किए हैं। इस प्रकार से जो सचिव नए बने हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। संचार मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में श्री अमित अग्रवाल जी नए सचिव बने हैं जनवरी 2026 में। इन्होंने श्री नीरज मित्तल का स्थान लिया है, और नीरज मित्तल साहब को पेट्रोलियम मंत्रालय में जो है सचिव बनाया गया है। इनके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय श्री नीरज मित्तल साहब बने हैं जनवरी 2026 में। इन्होंने श्री पंकज जैन का स्थान लिया है, और जो पंकज जैन जो है 8वें वेतन आयोग, है ना, जो अरविंद पनगड़िया साहब हैं इनके अध्यक्ष, नहीं वो तो वित्त आयोग का अध्यक्ष है भाई। 8वें वेतन आयोग में जो है एक सचिव नियुक्त किया गया है ना, कौन, पंकज जैन, जो पहले कहा था पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में। ठीक है, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है ना। याद आएगा तो बता दूंगा, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ, जब वेतन मिलना ही नहीं तो कहाँ से ध्यान रखूं, इंतजार कर रहे हैं कब मिलेंगे, मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे क्या पता। खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस श्री केशव चंद्र बना है सचिव, जुलाई 2026 में अभी बना है। इन्होंने श्री पीयूष गोयल साहब का स्थान लिया है। पीयूष गोयल काफी चर्चित चेहरा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसमें श्री चंद्रभूषण कुमार नए सचिव बने हैं जुलाई 2026 में। आरती आहूजा का स्थान लिया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग सुश्री अर्चना वर्मा नई सचिव बनी है अगस्त 2026 में, अभी बनी है। इसके अलावा
युवा मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर, श्री सुनील पालीवाल नए सचिव बने हैं अगस्त 2026 में। इन्होंने पल्लवी जैन गोविल का स्थान लिए हैं। वर्तमान में भारत सरकार के जो कैबिनेट सचिव है वो टीवी सोमनाथन साहब हैं। इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दिया गया है। भारत सरकार के मंत्रालयों में जो सचिव सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है वो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी के द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वीवीआई करेंगे। इनके अलावा वर्तमान में भारत सरकार के जो वित्त सचिव है अजय सेठ हैं और राजस्व सचिव हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव, वहीं विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्त्री है ना। तो ये सभी सचिव को ध्यान रखना है। बाद बाकी एक सचिव पंचायत सीरीज में था। इनके अलावा भारतीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, सही है। मध्य भारत में बहने वाली बंजर नदी महानदी की सहायक नदी है, ये गलत है। जो बंजर नदी है ना, बंजर नदी है, ये आपका है नर्मदा का सहायक नदी है ना। बंजर नदी जो है नर्मदा का, शेर नदी भी है नर्मदा का सहायक नदी है ना। तो यहाँ पे बंजर महानदी का नहीं है, नर्मदा का, इसीलिए स्टेटमेंट एक राइट है, दो गलत है। नर्मदा नदी की जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी जो मैकाल रेंज में पड़ेगा वहां से निकलती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अधिकांश नदियां जो हैं पश्चिम से पूर्व बहती है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच एक संकीर्ण भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के भरूच के पास खंभात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में आएंगे सक्कर नदी, दूधी नदी, शेर नदी, कोलार, तवा, हथनी, हिरन, बंजर, ये सब नर्मदा की सहायक नदी में से है। ठीक है। इनके अलावा जो ये तवा नदी है ना, ये नर्मदा की बिगेस्ट सहायक नदी है, सॉरी लॉन्गेस्ट सहायक नदी है। सबसे लंबा सहायक नदी तवा है। तवा पर नदी पर तवा परियोजना भी है ना। इसके अलावा नर्मदा पे कुछ और परियोजना है, जैसे इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये सभी बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना जो है मल्टीपर्पस वाला होता है, इससे सिंचाई भी होता है और बिजली उत्पादन भी होता है, पीने इत्यादि के लिए भी इस्तेमाल किए हैं। इनके अलावा महानदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा कर सकते हैं, मतलब पीने के लिए। बहुउद्देशीय मतलब और ज्यादा मोटो है एक चीज से, है ना। जैसे होता है ना मल्टीटास्किंग, है ना। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणियों से होता है। ये पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो है 851 किलोमीटर या मोर देन 850 किलोमीटर, है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। महानदी की प्रमुख सहायक नदी में आएंगे शिवनाथ नदी जो है ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। हंसदेव, माडव, इव, जोंक, वंग, तेल, ये सभी महानदी की सहायक नदियों में से है। इनके अलावा महानदी पर स्थित परियोजना जो है हीराकुंड बांध परियोजना, ये ओडिशा में महानदी डेल्टा परियोजना, ये सब महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है इंडिया की सबसे लंबी बांध है, इसे ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमाड्यूंग ग्लेशियर हिमनद से होती है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इंडियन एंट्री होती है, जहां इसे दिहांग या सियांग कहते हैं। फिर जब ये असम में पहुंचता है तो इसका वास्तविक नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और जब असम से निकल के, है ना, ये बांग्लादेश में पहुंचते हैं तो बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र का नाम वैरी करता है जगह के अनुसार। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। अभी हमने हाल में ही देखा है कि क्या वहां पे त्राहिमाम मची थी, है ना। कुछ न कुछ तो करना चाहिए यहाँ पे भाई, है ना। हर साल लगभग यही कहानी है असम में। पहले बिहार में भी था, लेकिन अन्य जगह की तुलना में असम में कुछ ज्यादा ही है फ्लड का प्रकोप, है ना। दिवांग, लोहित, धनसरी, बूढ़ी दिहांग, कोपिली, सुविनसिरी, कमेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, ये सब असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में से एक है। और इस बार तो उल्टा हुआ था असम में, मतलब जहां कहीं बाढ़ नहीं आता था वहां आ गया था ऊंचाई वाली जगह पे, है ना। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है, इसे ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी के बारे में एक और देखते हैं। इसका उद्गम तिब्बत चीन के मानसरोवर झील के पास बोखारछू ग्लेशियर से होता है ना, जहां इसे सिंगी खंवाब भी कहते हैं।
इसके अलावा भारत में लद्दाख से एंट्री होती है और पाकिस्तान जाने के बाद अरब सागर में गिरती है। पाकिस्तान जाने से पहले 1114 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है ना। सिंधु की सहायक नदियों में आएंगे तो झेलम हो जाएगा, चेनाब इसके सबसे बड़ी सहायक नदी है, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों को मिला दे तो इसे पंचनद कहा जाता है ना। श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, काबुल, कुर्रम, तोची, ये सभी के सभी भी सिंधु की ही सहायक नदियों में से है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इंडिया का सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध है, ये सिंधु नदी पर ही स्थित है। नोट, इंडिया की सबसे बड़ी डैम परियोजना टिहरी बांध परियोजना है जो उत्तराखंड में भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे स्थित है, जो मोर देन 261 मीटर हाइट की है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिससे हमें यह पता चला कि हमें सिंधु का कितना प्रतिशत जल का उपयोग करना है। ठीक है, तो ये है भैया हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर, लास्ट बोल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय